गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। सर, आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। क्या बात है, आज तो यार अभी बस सीधा सीधा सो के ही आ गया हूँ। ओके ओके। मैं एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। या आई एम फाइन। मैं अच्छा। ओके ओके। आज होगा बेटा कल का जो चैप्टर रह गया था, वाणिज्य। आज होगा वाणिज्य। क्या बात है, राजस्थान की तरफ से नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या बात है। मुझसे मिलना है, बिल्कुल मुखर्जी नगर आइए। कोई कह रहा आप स्टार्ट कीजिए, बस भाई स्टार्ट करते हैं। राम राम भाई, राम राम। ओके। मेवात की पहाड़ियों से, क्या बात है यार। नमिता सर, आपने हमें उम्मीद दिखाई। किरण, मनोज, क्या करो भाई, बड़ा तेज जा रहा कमेंट। डिम्पल, गम्मा खड़ी, क्या बात है यार, क्या बात है। राज, वाह वाह। विकास, ओके ओके। ओके ओके। हाँ हाँ, शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ बेटा। बहुत कमेंट आ रहे, देख नहीं पाऊंगा। भिलाई छत्तीसगढ़। स्वाति, खुश रहो बेटा। गुजरात, क्या बात है। गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पटना। राजस्थान खेतों से, बिहार, रायपुर। महाराष्ट्र, मिर्जापुर, त्रिपुरा। लखनऊ, अंबेडकर, क्या बात है। जयपुर, जयपुर, एमपी। मुरादाबाद, कैमूर। हरियाणा, भदोही। बिहार, बाराबंकी, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ओपरी के पहले। ओके। मुजफ्फरपुर, गाजीपुर, जौनपुर, रांची, गोरखपुर, क्या बात है। कोटा, गुजरात। ओके ओके। जालौन, झारखंड, सहारनपुर, इंदौर। दरभंगा, यूपी। जादवपुर। मैं ही, किसी ने लिखा है मैं ही आपका सूरज। अच्छा। किसी के पापा भी हिंदू की क्लास, वेरी गुड यार। चलो बेटा, बस आप किसी कमेंट नहीं, बाय बाय। चल बेटा, लेट्स अब स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए। भारत 2020 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और भारत 2020 में आज हम वाणिज्य चैप्टर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आज हम वाणिज्य चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से बेटा 35 से 40 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको मिलेगा। 35 से 40 मिलना चाहिए, याद रखिएगा।
चलो अभी 31st चैप्टर है, ठीक है बेटा, आप थोड़ा पढ़ा लिया जाए। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 7, ये सारे के सारे। और इसमें से जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वही हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स में हमने पहले वित्त कर लिया है, ठीक है, और इसके बाद हमने दूसरा कर लिया है मूल आर्थिक आंकड़े। आज तीसरा वाणिज्य कर लेते हैं, याद रखिएगा। तीसरा कौन सा कर लेते हैं? वाणिज्य कर लेते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो याद रखें वो जुड़ सकता है मेरे साथ। फाउंडेशन बैच एसके लाइव कोड के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 1 मिनट बेटा, ये बताना पड़ेगा। 24 महीने 43,200, 12 महीने 36,000। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं एसके लाइव कोड के साथ तो आप जुड़ सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपके सामने नंबर है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वाणिज्य हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज वाणिज्य ही करेंगे, फिर संडे को कई क्लास ले लेंगे। तो निर्यात व आयात सबसे पहले हमने ये देखा था, और हमने निर्यात व आयात का ट्रेंड चेक किया था, याद रखिएगा। यानी कि इसका ट्रेंड हमने देखा था। क्या देखा था? ट्रेंड, याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखो, ये हमने कल किया था, ये कल कर लिया था। यानी देखो, ट्रेंड आता है निर्यात के, तो कल हमने ये कर लिया था, करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर एडमिशन लेना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लेते हैं थोड़ा डायरेक्शन अच्छा हो जाता है। बाकी हम क्यों कहें कि जरूरी है, लेकिन अगर आप पास होना चाहते हैं तो किसी टीचर के साथ एक लंबा टाइम बिताना भी आवश्यक होता है, तो बिल्कुल एडमिशन लेना जरूरी ही है, ठीक है। किसी ने कहा है सर आप एनर्जेटिक होते हैं तो हमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। अरे अब क्या करूं, कुर्सी से खड़ा हो कुर्सी से खड़ा हो जाऊं। ठीक है, चलो अब आज कुर्सी से खड़ा होके पढ़ाऊं, हैं? अच्छा, लद्दाख से भी? क्या बात है। हाँ, 2022 वालों के लिए। सिंघम सर, ये कोई सिंघम आ गए हैं। सिंघम सर ने लिखा है सर, बुरा मत मानिए, आप इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम क्यों नहीं कराने वाला हूं। आप मुझे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर फॉलो करिए, जो बाइलिंगुअल क्लास है वहां कराने वाला हूं। कल से आप मुझे फॉलो करिए शाम को 6 बजे, ठीक है। वहां आइए, आपको इंग्लिश में भी कई बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर आप इंग्लिश में नहीं कराते हैं। तो आपका एक मेन चैनल है हमारा, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इंग्लिश, वहां पर आप आइए, कल वहां शाम को मिलूंगा, ठीक है। अब एक कोई है, किसी ने कहा है कि चलो आज थोड़ा आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। हाँ, क्या बात है। बीएचयू से क्या बात है? बीएचयू वाले बच्चों को भाई आज खूब मस्ती वाला उनको बोलना, बीएचयू के बच्चे बहुत बड़े हैं, अच्छी मेहनत करो बेटा। कुछ बच्चे आए थे मुझसे मिलने के लिए, बीएचयू वाले, मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। ये कौन है? कह रहे हैं कम टू द पॉइंट सर। वाह क्या बात है बच्चा, आ रहा हूँ मालिक, आते हैं पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं आपसे मुखर्जी नगर में पढ़ना चाहता हूँ, तो जो है बेटा वो बातें मैं यहाँ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो अलग बात है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं वो सब बातें। नीतीश ठीक है। अरे बेटा, सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन के पहले मिलो। चलो अब स्टार्ट करो, अब कोई बात नहीं। निर्यात ये पहला हो चुका था, अब बेटा एक चैप्टर कंप्लीट करके तब बात करेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया था, मतलब हमने आंसर चेक कर लिया था। फिर हमने ये भी
देख लिया था। फिर इसके बाद हमने ये भी कर लिया था, भारत के आयात ये भी कर लिया था, याद रखें। और फिर हम यहां पर बातचीत कर रहे थे व्यापार संतुलन। ठीक है ना, फिर हमने वैश्विक व्यापार स्थिति भी कर ली थी। अब ये बेटा, चलो चलो चलो, अब आ जाओ। आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मेरी एनर्जी से आप लोगों की एनर्जी से मैं, बहुत अच्छा, आई एम लविंग इट। चलो बेटा स्टार्ट करो। स्टार्ट 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 स्टार्ट। विश्व व्यापार संगठन वर्ष 2018 के लिए ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में 19 सबसे बड़ा निर्यातक देश है। क्या है ये, कल हमने कर लिया था। आयात की दृष्टि से 10वां सबसे बड़ा आयातक है। किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, शुभ्रा, हाँ, कंपोजिट एनर्जी, ठीक है ना। किसको किसको याद है, फटाफट बताओ। बहुत अच्छे, गुड। ये हो गया। एक कोई एक कोई यूजर है यार, एसके लाइव कोड अपना नाम ही रख लिया है, एक यूजर है एक कोई यूजर है, उन्होंने अपना नाम ही रख लिया एसके आई, एसके लाइव यार। एक मिनट देखो, मुझे बड़ी, कौन है भाई, एक बार जरा फिर से आना एक बार तो स्क्रीन पे, एसके लाइव। ये कौन है, एसके लाइव कोड नाम ही रख लिया यार, कौन है भाई, एक मिनट जरा दिखाना। एक बार फिर से आओ भाई, कौन है बच्चा, कहाँ था वो। अमेजिंग यार, लविंग इट, गजब। अभी आया था, अभी स्क्रीन पे आया था। देखते रहना, कोई आए हैं, अभी अभी मैंने देखा था। कौन है बेटा, ठीक है। माल व्यापार की दृष्टि से भारत की वैश्विक निर्यात में, चलो बेटा अब आ जाओ, जाओ। क्या है, वैश्विक निर्यात, सिर्फ वैश्विक आयात, ये सारा आंकड़ा कल हो चुका था। हमने ये भी देख लिया था, निर्यातक जो सेवाओं में भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। क्लियर है, तो और आयातक में कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये हो गया आपका। और इसके बाद क्या है, इसके बाद विदेश व्यापार, क्या है, विदेश व्यापार, याद रखिएगा, विदेश व्यापार। तो यहीं से हम लोगों को अपनी क्लास आज स्टार्ट करनी थी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हाँ, ठीक है। चलो बेटा यहीं से स्टार्ट करते, ये देखो ये भी पूछता है, वर्तमान जो विदेश व्यापार नीति 5 साल की होती है, देखिए पहला क्वेश्चन, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, तो ये डेट याद रखिएगा, जैसे पूछ लेगा वर्तमान में विदेश व्यापार नीति कब से कब तक के लिए, 2015 से 20 के लिए, 17 से 22 के लिए, 13 से 17 के लिए, 18 के लिए। तो याद रखिएगा 15 से 20 के लिए बनी हुई है। क्लियर है, और इसका टारगेट क्या है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये आंकड़ा, बड़ा महत्वपूर्ण। क्या कहता है, देश से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2013-14 के इतने डॉलर से बढ़ा करके इतने डॉलर तक करना। अब जरा इंपॉर्टेंट होता है, अगर यहां देखिए लिखा हुआ है इतने, तो वो इसके आगे कर देगा, 1 लगा देगा, 1900 अरब। तो स्वाभाविक है इस प्रकार से एकदम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिएगा। और इसमें ये कहा गया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों के बीच समन्वय पर जोर है। मेक इन इंडिया,
देश का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार नीति में एक निर्यात संवर्धन मिशन भी प्रारंभ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किसमें? विदेश व्यापार नीति में निर्यात संवर्धन मिशन। अब देखिए, माल का निर्यात, भारत से माल निर्यात योजना MIIS की शुरुआत इसी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य क्या है? देश में उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं और उत्पादकों के निर्यातकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम को डेवलप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये प्रश्न जिसका भी गलत होगा वो क्लास से चला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया और वही प्रश्न पूछ रहा हूं। आप लोग ना मस्ती करते हैं, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। जिसका गलत होगा वो निकल लेगा, क्योंकि याद रखना, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, सतर्क होकर के करिएगा। क्लियर है? चलो, अभी पढ़ा है वही पॉइंट आ रहा है। चलो सब लोग बताओ, भारत की विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उत्तर बताइए। चलिए, पहला क्या है? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को अपने 10 वर्षीय विदेश व्यापार नीति को जारी किया। इस विदेश नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को दोगुना करने की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं, देख लो बेटा, पढ़ा रहा हूं वाणिज्य, वाणिज्य चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वाणिज्य। अब जिनका जिनका गलत हो, एक एक जहां बैठे हो वहीं उठक बैठक मारो, ऐसे 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 कर। उठना बैठना नहीं, केवल ऐसे टिंग टिंग ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, देखो क्लियर। गोहिल जी देखो, कुछ भी नहीं करना बेटे, मतलब थोड़ा अलर्ट रहो यार, कि सुबह से शाम यही बता रहा हूं, जागरूक रहो, जागरूक रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, प्लीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा और से निर्यात बढ़ाने का या के उद्देश्य नहीं है? क्लियर? याद रखिएगा। पहला, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए। दूसरा, चालू खाता घाटा कम करने एवं व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए। तीसरा, प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या के, चलो बेटा पूरा टाइम। चौथा, अरे सुबह ही तो बुद्धि बताया था।
कर लो, जिसका भी गलत है कर लो। चलो स्टार्ट करो। कारो कारोबार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या आ गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रटते चलो, रटते चलो बेटा, रटते चलो, कल के लिए मत छोड़ो। आपको 21 में देना है, आप 25 में दे रहे हैं, आप मजे लेने के लिए। अगर कोई बच्चा मजा लेने के लिए भी आया है तो आप अपनी लाइफ से आधा घंटा खत्म कर रहे हैं, 1 घंटा खत्म कर रहे हैं। आप मजा लेने आए हैं तब भी आपको क्या करना है कि जो भी मिल रहा है कम से कम किसी छोटे बच्चे को बता देंगे, पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, तो याद रखिएगा। तो जब आप अपने टाइम की कीमत को समझिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी क्वेश्चन आएगा, गलत अब की बार होना नहीं चाहिए, विश्व बैंक निकालता है, पूछ चुका है। याद रखिएगा, यह एक सापेक्ष सूचकांक। बच्चों, सापेक्ष का मतलब है किसी के को ध्यान में रखते हुए सूचकांक निकाला जाता है। किसको ध्यान में? कि आपके यहां व्यापार करने में कितनी आसानी है। ठीक है। और यह सूचकांक विश्व बैंक समूह में किसने बनाया? पीटी का फैक्ट, आप बताइए। सिमोन दजन को। ये नाम कितने लोगों को पता था? ये नाम कितने लोगों को पता था प्रीलिम्स में? जरा सही सही बताइएगा। नहीं पता था ना? देखो मिल गया, अच्छा है कि एक को पता था बस। गुड, ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है, ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है। नहीं पता अच्छी बात है, दिस इज गुड, ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है। तो बेटा किसने किया? सिमोन दजन को। ये प्रीलिम्स में याद कर लीजिए, कभी भी कहीं भी कैसे भी। विश्व बैंक समूह में सिमोन दजन को द्वारा बनाया गया है। इस सूचकांक में एक राष्ट्र की रैंकिंग 10 उप सूचकांकों पर आधारित है। ये बेटा ये भी पीटी, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये इंपॉर्टेंट पहली लाइन, और ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये तीसरी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। चलो बेटा एक बार आप लोग पढ़ो, और जब हो जाए, पढ़ो और हो जाए तो लिखो डन, डी डी, तो मैं समझ जाऊंगा। जल्दीबाजी नहीं, जरा पढ़ो। पहला व्यवसाय, दूसरा निर्माण परमिट के साथ काम, तीसरा बिजली, चौथा संपत्ति, पांचवा क्रेडिट। चलो फटाफट कंप्लीट करो, कंप्लीट 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 कंप्लीट। चलो अगला बेटा, निवेशकों की रक्षा, कर चुकाना, सीमा पार अनुबंध, दिवालियापन। ठीक है, तो ये 10। अब देखो अगला फैक्ट, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, भारत की रैंकिंग है 63rd। ये देख सकते हैं क्या है? 63rd। लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बेहतर देशों में शामिल है। याद रखिएगा, 2014 में 142वें स्थान से एक महत्वपूर्ण यात्रा करते हुए 2020 में आपको 63वां स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या है, यानी कि ये बेटा कारोबार सुगमता सूचकांक है। यानी कि आपके यहाँ पर व्यवसाय जो किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, एक सिंपल,
तो आपके यहाँ दुकान खोलने के लिए कितने लोगों से परमिट लेनी पड़ती है, कितने लोगों से पेपर साइन, मतलब कितनी प्रोसेस होती है, ये इसी को बोलते हैं। और ये 10 आधार होते हैं, इन्हीं 10 आधारों पर मापा जाता है, इन्हीं 10 आधारों पर, याद रखिएगा। क्लियर है? ओके। पांचवा, क्रेडिट प्राप्त करना, याद रखिएगा, यानी कि कानूनी अधिकार सूचकांक की ताकत, क्रेडिट सूचना, यानी कि क्रेडिट आपको साख कैसे मिल पाती है, जैसे आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, इस प्रकार की चीजें याद रखिएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? जिसको भी दिक्कत आ रही हो बेटा, जिसको भी दिक्कत आ रही हो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। आ जाओ। अगली संस्था शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण, DFIA। क्या है DFIA? ये क्या है? शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण, वर्ष 2006 से लागू है। वर्ष 2000। उद्देश्य क्या है? निर्यात पूरा होने के बाद मानदंड के रूप आयातित उत्पादों के ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण, यानी आयातित जो उत्पाद हैं उनको, मतलब वहां से उठा करके अन्य जगहों पर सेट करना, ये शुल्क मुक्त। हला आएगा नहीं, मैं पहले बता देता हूं, ये सब आएगा नहीं, बस केवल आप पढ़ लीजिएगा एक बार। विदेश व्यापार महानिदेशालय, ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये होता है। याद रखिएगा, 1991 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो महानिदेशक होता है वो विदेश व्यापार का महानिदेशक होता है। उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और विदेश व्यापार नीति बनाना और इसे लागू करना। याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट यहां से एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है, एक बार आपको देखना चाहिए। याद रखिएगा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत एशिया के पहले देशों में से था जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ मॉडल को अपनाया था, कांडला से। कौन सा मॉडल बेटा? EPZ, ये अलग है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अलग है और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग है, याद रखना। लेकिन इसका मतलब, इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है, 1965 में कांडला बेटा, कांडला में गुजरात, कांडला गुजरात में पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसका मतलब होता है कि ये इस क्षेत्र को निर्यात की दृष्टि से विशेष क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। याद रखिएगा, जहां पर सब कुछ, मतलब जो निर्यात करने के लिए जो आसानी, यानी जो जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, जितना भी रिलैक्सेशन हो सकता है, उन सबको यहाँ पर व्यवस्थापित किया गया। इसके बाद बड़े स्तर पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2000 में, ये डेट याद करेगा, 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी की घोषणा हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में कानून बना और 2006 में लागू किया गया। आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक करिएगा आईएएस के, बेटा यही पूछता है। ये लिखा था 2005 में कानून लागू कर दिया गया, तो गलत हो गया, क्योंकि 5 में बना और 6 में अमल किया। यूपीएससी ऐसे ही छोटा छोटा हेर फेर करता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो क्या 2005 का, ठीक है ना, ये कानून, यानी 2000 में पॉलिसी आई, जरा याद करिए, पहला 2000 में पॉलिसी आई, 2005 में कानून बना और 2006 में लागू हुआ। तीनों डेट याद रखिएगा, तीनों तीनों तीनों। अभी प्रश्न आने वाला है, गलती मत करिएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारों से जुड़े मामलों को एक ही स्थान पर पारित करने, याद रखिएगा, और अन्य कार्य पद्धतियों को सरल बनाने का कार्य किया गया है। SEJ कानून के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं? स्पेशल इकोनॉमिक, ये लो बेटा, क्या क्या है देख लो। यानी कि इस क्षेत्रों में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, यही सब काम किया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। गुड्स एंड सर्विसेज के निर्यात को प्रोत्साहन, घरेलू और विदेशी निवेश स्रोतों को प्रोत्साहन,
रोजगार के अवसरों का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं का विकास। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बच्चों याद रखिए, जिनको भी दिक्कत है, आप लोग देखिए ये बेसिक क्लास नहीं है। आप जब इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में आएंगे तब ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी, जैसे जो फाउंडेशंस होते हैं। जब आप टारगेटेड किसी बैच में आते हैं, 50 चैप्टर पढ़ाया जाएगा या इंडिया पढ़ाई जाएगी या सर्वे पढ़ाया जाएगा, तो वहां इतना डिटेल नहीं कराया जा सकता, नहीं तो इंडिया खत्म ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप फाउंडेशंस पढ़िए, चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊं या यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो फाउंडेशंस में आपको एकदम राम कहानी से शुरू किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, पर बेटा इंडिया में यही है। तो ये हो गया वाणिज्य आपका कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर है आयोजना। आयोजना यानी प्लानिंग। क्या है? आयोजना। कौन सा है? आयोजना। नहीं नहीं बेटा, वीडियो नहीं रुकी, मैं रुक गया था, कुछ कमेंट आ गया था देखने के लिए। चलो, भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं आयोजना, तो आयोजना जो चैप्टर है, याद रखिए क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर इन्हें बनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? यानी ये राज्य के लिए आदर्श की तरह। क्या है? राज्य के लिए आदर्श की तरह। राज्य के लिए आदर्श की तरह का मतलब है कि एक राज्य को अपनी जो नीतियां होती हैं, अपनी पॉलिसी हैं, वो ऐसे बनाने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्हें नीतियां इस प्रकार से बनानी है कि उनको चुनने वाले जो लोग हैं, याद रखिएगा जो जनता है, तो उसका सामाजिक कल्याण, उसका आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो। तो जनता के सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण को ही ध्यान में रख करके, याद रखिएगा, आयोजना पद्धति को अपनाया गया है। आयोजना पद्धति में क्या होता है, जैसे जब योजना आयोग अपना बना था, तो योजना आयोग इसीलिए बनाया गया था कि राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक संसाधन जो भी है, याद रखिएगा, जो भी संसाधन हमारे पास है, उन संसाधनों का आकलन करना, आकलन करने के बाद सरकार के लिए राष्ट्र विकास की एक पूरी रूपरेखा का निर्माण करना, याद रखिए, और फिर उसको, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता था। और फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें पीएम और सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे, वो स्वीकृत करते थे योजना आयोग, और उसके बाद योजना आयोग पास हो जाती थी, मतलब सारी योजनाएं पास हो जाती थी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से याद रखेगा। इंडिया का नोट्स कैसे बनाए? बिल्कुल गलत अप्रोच है, कोई नोट्स मत बनाए, जितना मैं दे रहा हूं बहुत है। और ये भी याद रखिएगा, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। तो कभी कभी वैचारिक प्रश्न पूछ लेता है, यही लिख दिया कि आयोजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक दूसरे का पूरक, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार पता नहीं माना जा, तो एक एक चीज पढ़ते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिस करो, देखता हूं आप लोग योजना क्या पढ़े। नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। देखिए, माने जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया, नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं, अभी पूछा। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ के रूप में उपलब्ध, चलो बताओ आंसर। ये गलत हुआ ना तो घुस पड़ूंगा और निकाल लाऊंगा बाहर अंदर से, याद रखे। ये बेटे गलत मत करना, पूरी मेहनत आप लोग बेकार कर देते हो।
ये किसी का नहीं। अरे भैया ये कौन है गलत कर गया? ज्योति बेटे आप गलत कैसे कर गए? ज्योति वर्मा, आप लोग तो यार मेरे प्लस के स्टूडेंट हो, सीधा बेइज्जती कर रहा है। नीति आयोग, तो आपको पता है योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जरूर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। ये जरूर पूछा जा रहा है, ये हर साल आ रहा है, याद रखिएगा। ये हर साल आ रहा है, इस पे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना 2015 में हुई। डेट वेट ये सब छोटी छोटी बातें हैं। 1950 में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसकी परिकल्पना, इसकी इमेजिनेशन के पीछे का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा। इसमें उद्देश्य क्या था? तो था भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से दूर हटते हुए पूर्णतावादी दृष्टिकोण के जरिए, मतलब सिंपल है, यानी कि प्राइवेट हो निजी हो सबको मिला करके, याद रखिएगा, दोनों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र के विकास की एक भूमिका को आगे बढ़ाना, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस अवधारणा का आधार क्या है? इस अवधारणा का आधार क्या है? क्लियर है? चौमुखी का मतलब होता है बेटे चारों तरफ का विकास, भरपूर विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सब कुछ, ठीक है ना। अवधारणा यानी सहकारी संघवाद के सिद्धांत के आधार पर क्या करना है? राज्यों की सशक्त और समान भागीदारी। सहकारी संघवाद क्या होता है बेटा? जब केंद्र और राज्य साथ में मिल करके काम करें, याद रखिएगा, तब आप उसको सहकारी संघवाद। दूसरा क्या है? आंतरिक और बाह्य संसाधनों के ज्ञान भंडार से सभी स्तरों पर सुशासन और उत्कृष्ट कार्य हेतु सरकार को सहयोग, ज्ञान और नीतिगत, नॉलेज एंड पॉलिसी विशेषज्ञता प्रदान कर थिंक टैंक के, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करना, याद रखेगा। विकास के संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी प्रगति हो रही है उसकी निगरानी करना, खामियों को दूर करना और केंद्र तथा राज्यों को एक साथ ला करके साझा मंच पर किसी भी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करना, याद रखिएगा। उद्देश्य नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखती है, याद रखिएगा। कार्य, कार्य क्या है देख सकते हैं। आयोग संरचनाबद्ध सहयोग और नीति निर्देशन के माध्यम से सहयोगी संघवाद को निरंतर बढ़ावा देता है। किसको? सहयोगी संघवाद को निरंतर बढ़ावा देता है। यह संस्था महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम की संरचना और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करती है। फिर इसके बाद क्या है? उनकी प्रगति तथा प्रभावी व्यापकता पर नियमित रूप से नजर रखता है। निगरानी और फीडबैक से सीखे सबक का उपयोग नीति आयोग नवाचारी सुधार के लिए करती है। यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में नीतिगत तत्वों पर काम करती है, याद रखेगा। तो ये सारी चीजें, यानी कि टोटल बेटा बस इतना याद रखना, एक लाइन में, एक लाइन
यानी कि राष्ट्र की विकास और प्रगति पर कोई भी विकल्प आए टिक मार देना, हाँ ये भी करती, ये भी करती, ये भी करती, दैट्स इट। क्लियर है? पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं। संरचना, यानी इसकी संरचना कैसी है? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देख सकते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी। ठीक है ना? मोदी जी ने बेटा जो स्ट्रोक मारा है, याद रखिएगा, जो स्ट्रोक मारा है ना, कि मतलब आप सोच नहीं सकते, मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। ठीक है ना? सार्क में इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देखो, इनसे सीखना चाहिए कि बेटा चोट तब करो जब लोगों को तकलीफ हो। ये हर चीज करते हैं, ये चाहे राजनीति करते हैं तो भी ये चोट करते हैं, और तब करते हैं जब आपको तकलीफ हो। अब आप बहुत बड़े, अभी डब्ल्यूएचओ ने डब्ल्यूएचओ ने आज ही इनको जो है वो दिया है, क्या बोलते हैं, ये भैया अख्तर कौन है सर, आई लव यू याद रखिएगा यार, भैया मेरे मालिक। अरे हम कैसे याद रख पाएंगे बेटा, इतना लोग प्यार करते हैं। अरे जीने दो यार। कह रहे या, कह रहे याद रखिएगा। ये उसी प्रकार के लोग हैं? याद रखिएगा। जैसे होता नहीं, किसी लड़की को आप कभी प्रपोज करिए और वो लड़की मना कर दे, हैं कि नहीं भाई, हम हमारा भी कुछ और, बस तुरंत क्या जाए, याद रखिएगा। फिर अगले दिन वो ऐसे क्या, छपाक की तरह, या फिर फोन कॉल्स पे डराना, या फिर जो है नहीं होता जैसे कुछ भी बदनाम कराना। तो हमको बदनाम कर दो, पर हम याद नहीं रखेंगे हम। मजाक कर रहा हूं बेटे, सॉरी, है मस्ती कर रहा था। क्लियर है? ठीक है। चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गए प्रधानमंत्री, इनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। याद रखें कि इनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। संचालन परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए कौन कौन होता है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले सभी केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करते हैं। यार इतने लोगों ना, मैं कसम से, एक ने एक कमेंट आ रहा है, एक बच्चा लिख रहा है आप मस्ती भी करते हैं। अरे गजबे बात कर रहे हो, जब हम कंटेंट की गुदगुदी कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप मस्ती भी करते हैं। अरे बेटा, जब हम कंटेंट में गुदगुदी करा सकते हैं तो हम मस्ती कितनी कर सकते हैं, आप विचार करो। जब एक टीचर ऐसा कंटेंट की गुदगुदी कर देता है, तो फिर मैं कहा। ठीक है, मत रहो यार। ठीक है ना? ऐसे मत लो यार, हम लोग एज ए ह्यूमन बींग, जैसे आप वैसे हम यार। मुझे एक गांव का ऐसे मस्त बच्चा यार, वैसे ही मैं हूँ, एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, हाँ ये हुई बात, दोस्त जैसे हो गए बिल्कुल। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है बेटा, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, अधिकतम 4 सदस्य, मुख्य कार्यकारी। तो ये एक बार आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम चलने वाला नहीं है। याद रखिएगा। ठीक है। पूर्व योजना आयोग, हाँ हाँ कुमाऊं, बिल्कुल कर सकते हो, पूर्व योजना आयोग। इसका उद्देश्य तो आपको मैंने बता ही दिया, उद्देश्य क्या था, बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया आपको। पंडित जी कितने हैंडसम लग रहे हैं, एकदम देख रहे हो। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना क्या है? कृषि को सर्वोच्च, बेटा ये जरा डेट याद रखना,
जरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चेक करना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चेक करना। ये 1950 का कालानुक्रम पूछा, मैं बताता हूं क्वेश्चन का नेचर क्या आया था। घटना लिख दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, FYP। फिर लिख दिया था प्रथम निर्वाचन। फिर लिख दिया था तीसरा सरदार पटेल की मृत्यु, सरदार पटेल की। ऐसे 4 घटनाएं लिख करके पूछा, इनकी क्रोनोलॉजी बताइए। क्या पूछा? इनकी, याद रखिएगा क्या है इनकी। क्लियर हो गया ना? तो स्वाभाविक है इस हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? हाँ बेटे, बिल्कुल पूछेगा दूसरी पंचवर्ष। और जो नए बच्चे हैं, एक ही चीज याद रखना चाहना कि किस चीज को प्रायोरिटी दी गई थी, एग्रीकल्चर को। बाकी देखो अब इंडिया में इतना ही मिलेगा, अब बाकी आपको विस्तार से तो किताब पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके बाद देखो दूसरी 1956, 57, 60, 61 लक्ष्य क्या है? विकास, भारत में समाजवादी समाज। तो अब देखो ये भी क्वेश्चन आएगा कि भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य किस पंचवर्षीय, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी करना। और बेटा भारी उद्योगों पर, यहां यहीं पर पंडित जी मिस्टेक कर गए, पंडित नेहरू जी यहीं पर मिस्टेक कर गए, चूंकि खुद ही उद्योग मंत्रालय भी हैंडल करते थे, यहीं मिस्टेक कर गए। यहीं से पंडित नेहरू गांधी से अलग हो गए, यहीं पर गांधी से अलग हो गए। कहां पर? ये जब उन्होंने आधारभूत और यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना से, सेकंड पंचवर्षीय योजना से अलग हुए। गांधी जी ने कहा था कि अगर राष्ट्र को राष्ट्र की तरह डेवलप करना है तो आपको लघु एवं कुटीर उद्योगों को, समझा रहा हूं, लघु और कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना है, जो आपकी इकोनॉमी में, याद रखिएगा, आधारभूत रूप से सभी तक इकोनॉमी को जोड़ेगा, जैसा चाइना ने किया, जैसा चाइना ने किया। चाइना ने क्या किया बच्चों? 1960 के दशक से ही, जो मैं एक उदाहरण बताता हूं, बड़ा अच्छे से समझ लो, बड़ा अच्छे से समझ लो। 1 मिनट के लिए कोई कमेंट मत करो, जरा ध्यान से जरा देखिएगा। 1960 में चाइना ने क्या किया? चाइना ने किया कि मान लीजिए आपका गांव, अपने अपने गांव को, अपने अपने शहर को याद करिए। मान लीजिए आपका गांव किसी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मान लीजिए आपके गांव के आसपास कोई एक्स काम होता है, तो अभी क्या करेगा? वह गांव जो है इंडिया में आइसोलेटेड होता है, चलो काम चल रहा है उसका, बेच रहा है। चाइना ने क्या किया? पूरे चाइना में जहां जहां जो चीज होती थी, गवर्नमेंट ने क्या किया? वहां पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ी कर दी। ध्यान करना, यानी कि जैसे मेरे इस हाथ में क्या हो रहा है, कोई एक हुनर है, और हमारे क्षेत्र में मेरे जैसे ही ना जाने कितने हुनरमंद हैं जो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पैतृक रूप से उनका वो पेशा रहा है, वो कौशल युक्त है। तो चाइना ने क्या किया कि इनको संघाई लाने की बजाय, उन्होंने संघाई में बैठ करके इनके लिए योजना बना दी। तो उसने क्या किया कि मतलब मान लीजिए यहां चमड़े का काम होता था, तो उन्होंने क्या किया कि चमड़ा के लिए जो कुछ भी इंडस्ट्रियल आउटपुट की आवश्यकता होती, वो सारी इनपुट की आवश्यकता होती थी, उन्होंने इस क्षेत्र में सेट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, अब केवल पहली बार सरकार को पैसा अधिक लगाना पड़ा, दोबारा क्या हुआ कि उनको सस्ते में श्रम मिला, लोग अपने क्षेत्रों में रहे, लोगों ने मेहनत करी, दबा करके काम किया, उनको अलग से स्किल्ड लेबर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो स्थानीय स्तर पर उन्होंने नेशनल यूनिट्स को लगाया, और जिसके कारण चाइना आज पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ अगर कोई चमड़ा वड़ा काम होता था गांव में, तो खत्म हो गया है। कोई भी काम होता था खत्म ही हो गया, क्योंकि हमारी सरकारें तो सुबह से शाम विधायकों को बेंगलोर ले चलो, विधायकों को भोपाल ले चलो, विधायकों को, यही हो रहा है। देख सकते हैं आप। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया की थोड़ी, तो ये जब भी मौका मिलेगा तो चाइना और इंडिया में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है? हमारे यहाँ बेकार है यार, हमारा भारत में ये इस
अगर मैं सच कहूं बेटा, इस पृथ्वी के सबसे गंदे लोग अगर कोई है, और ये मत मानना सब उसी ढंग की सिर्फ भारत की राजनीति वाले हैं। ये ना काम करते हैं, ना काम करने देते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जीत के आते हैं, याद रखिएगा। और ये बिल्कुल बेकार है। ये जो चल रहा है ना, ईमानदार टैक्स पेयर की वजह से ये देश चल रहा है। ये ईमानदार टैक्स पेयर्स जो हैं, बेचारे मिडिल क्लास वाले, याद रखिएगा, ये उन्हीं का सब कुछ है। बेचारे कर रहे हैं और ये केवल मस्ती मार रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से, अभी एडिटोरियल कल तक आएगा, इनको धोऊंगा हिंदू वाली क्लास में। पिछले एक हफ्ते से क्या नौटंकी चल रही, देश इतनी बड़ी मुसीबत में है, और यहाँ विधायक कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां। और सबसे कभी कभी हंसी आती है, इनको कुछ होता भी नहीं है। इनको कोई रोग भी नहीं लगता है। कोरोना वरोना इनसे डर के भागते हैं। बड़ा दुख होता है। क्लियर है? तो इसीलिए ये है, इंडिया यहीं पर पंडित नेहरू ने मिस्टेक कर दी, और उन्होंने भारी उद्योगों पर, और भारी उद्योगों पर, याद रखिएगा, नहीं ईश्वर ना करे उनके पास कोरोना है, वो भी किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, बंधु हैं, नहीं ऐसा नहीं। मैं ऐसे मस्ती में कह रहा था कि मतलब कभी कभी लगता है कि क्या बोला जाए। ठीक है, चलो। तो आधारभूत और भारी उद्योग, अब इससे क्या हुआ जरा देखना, मैंने पंडित जी की मिस्टेक क्यों कहा, जरा विचार करो। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ लोगों का, चूंकि बड़ा बिजनेस करना है, तो बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो कुछ उद्योगपति घरानों ने भारतीय इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। कुछ बड़े उद्योगपति घरानों ने, अब आप देख सकते हैं, तब उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। फिर उनको उनके एकाधिकार को मतलब हटाने के लिए कई एक्ट आए, वो बात की बात है, याद रखिएगा। रोजगार के अवसरों का, आय और धन की असमानता, तो ये सब है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61-62 से 65-66, आत्मनिर्भर विकास। उद्देश्य क्या है तो आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद देखो कुछ वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजनाएं क्यों आती हैं? स्वाभाविक है, वार्षिक योजनाएं इसलिए आती हैं क्योंकि कुछ न कुछ इश्यूज था। जैसे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर 2 वर्ष तक भीषण सूखा रहा, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, कीमतों में सामान्य वृद्धि, ये सब। तो चौथी पंचवर्षीय योजना और तीसरी के बीच में गैप रहा है, ये याद रखेगा। तो इनको वार्षिक योजनाएं कहते हैं। और गैप क्यों रहा, ये रीजन है उसके। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है, यहां से याद। चौथी आई 1969 से 74 में। तो उद्देश्य क्या था? विकास की गति को तीव्र, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। आप जॉब और एजुकेशन आप देख लीजिए। फिर इसके बाद पांचवी पंच 1974 से 79, उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता हासिल करना। आत्मनिर्भरता हासिल करना, तो ये सिंपल सी बात है। छठी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन, छठी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। क्लियर है? फिर क्या, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इसमें खाद्यान्न और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये देखो सामाजिक न्याय, ये सब केंद्र में आए, याद रखिएगा। फिर क्या, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 95। तो क्या है, अब यहां पर कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण से शुरू नहीं हो पाई। 2 वर्ष फिर से वार्षिक योजना में गए। 2 वर्ष के गैप के बाद 1992 से शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना। 90, 91 और 91, 92 वार्षिक योजना आई। जैसे तीसरी और चौथी के बीच में आई थी, वैसे सातवीं और नवीं के बीच में, सॉरी, सातवीं और आठवीं के बीच में 2 वार्षिक योजनाएं आई। मूल उद्देश्य था रोजगार और सोशल चेंज, याद रखिएगा। तो ये पूरा आपका खत्म रहा। आज इतना ही, अब कल इसके आगे, याद रखिएगा। जी, क्लियर है? क्लियर है बेटा? नहीं नहीं, किसी पे देखो, आप लोग बेटे अपनी पढ़ाई फोकस करो। कौन बदतमीजी कर रहा है, छोड़ो यार, ऐसे बहुत से लोग हैं। बोलने तो एंजॉय करो। गांधी जी क्या कहते थे? और ये नहीं कहा जा रहा है कि गांधी जी को, मतलब आप मस्त करो, ठीक है ना, पत्थर आने दो, ऐसे हटा दो, क्या मतलब। बाहुबली पिक्चर देखियो, बाहुबली, बाहुबली पिक्चर देखियो। तो
अमरेंद्र बाहुबली कैसा था, कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी कैसा था, कभी अपने सिद्धांत भूला नहीं। और जरा गहराई से 2 पॉइंट और, अपने सिद्धांत भूला नहीं। तो जब वो राजमहल छोड़ा, तो बेटा जब वो पहाड़ी पे बैठा ना, वहां भी वो राजा ही था। वहां भी वो राजा ही था। और राजमहल में रहने वाले को षड्यंत्र करके उसे मारना पड़ा। यार ये जब तक रहेगा, इसका एटीट्यूड ऐसा है, इसकी पॉजिटिविटी इतनी है, इसकी ऑनेस्टी इतनी है, ये राजा ही रहेगा। तो आप भी ऑनेस्ट बनिए, पॉजिटिव रहिए, एटीट्यूड एकदम टाइट रखिए। क्या मतलब है, आने दीजिए, आने दीजिए। हम लोग तो स्वागत करते हैं, आइए आइए। ठीक है ना। तो कुछ रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए। क्लियर है। और आप देखिए, एक चीज और मैं बच्चों, एक एक दो बातें और आपसे करना चाहूंगा। आप ना अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनिए। ये भाड़ में गए कोई इधर उधर वाले, कोई कुछ भी बोले, हमसे क्या मतलब है। बुजुर्ग अवस्था, जिंदगी भर एक लो मिडिल क्लास में माता पिता कितना संघर्ष करते हैं, तब जाकर के आपको एजुकेशन में डाल पाते हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है, ऐसे नेगेटिव लोगों, ऐसा भूलो। आपकी जिम्मेवारी केवल आपके माता पिता। बाद में सब हो जाएगा, देश वेश सब हो जाएगा। पहले यार माता पिता को, आपके भाई बहन जो आपको हेल्प कर रहे हैं, पहले उनको खुशी देनी। बाकी देश वगैरह सब आ जाएगा। जब आप अपनी फैमिली अच्छी रखेंगे तो आपका देश अच्छा रहेगा। क्लियर है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने माता पिता को सबसे पहले, मन ना करे आपका, तब भी एक बार माँ को ऐसे कर देने में क्या जा रहा है। मैं मानता हूं हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से, वहां पर ऐसा करना संभव नहीं होता है, लेकिन एक बार ऐसे कर दोगे हो जाता है। आप एजिटेशन तो हटाओ। ऐसे लोगों को कमेंट करोगे, ऐसे लोगों से दुखी होगे, इससे अच्छा, इससे अच्छा आपको क्या करना है बस। ठीक है ना, एंजॉय करो यार लाइफ का। जिनके हम अंश हैं उनके लिए काम करें, ऐसे ऐसे ना जाने कितने अंश आए चले गए, क्या मतलब है। याद रखिएगा। इसलिए एकदम आप अच्छे से काम करो। क्लियर है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अभी मिल जाएगी, कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे, और जबरदस्त रूप से। और ठीक है, ठीक है। किसी ने कहा था उनकी माँ की किडनी फेल है, अभी किसी बच्चे का आया था। कोई बात नहीं बेटे, जितना टाइम है उनके पास, उनको एहसास कराओ कि वो इस दुनिया की सबसे महान लेडी है। किसी बच्चे का आया था एक बार, मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हो, किसी लड़की का आया था कि आपकी माँ की किडनी फेल है। बेटे इस टाइम मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है वो एक ऐसी प्रोसेस, उसमें कंट्रोल नहीं किसी का। लेकिन उनको इस टाइम ऐसा एहसास करा दो कि इस दुनिया में उनसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। एहसास कराओ उनको, और वो है। याद रखिएगा। क्लियर है। और वो है। क्लियर है। किस बच्चे ने कहा था। क्लियर है। तो स्वाभाविक है, आपको क्या करना है, आपको उनको एहसास कराना है। उनको एहसास कराना है कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी महिला, सबसे अच्छी कुछ भी। ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है, अपने आप। बेटा जीवन का अंतिम सत्य तो सबको पता है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्या कर सकते हैं। क्लियर है। चलो बच्चों। अच्छा हाँ, स्वाति, स्वाति की। हाँ तो स्वाति बेटे ठीक है, माँ को मेरी तरफ से ब्लेसिंग, मेरी तरफ से उनको एकदम हाथ जोड़ के प्रणाम। और बस उनको खुश कर दो, खुश करो, सुबह शाम लगे रहो वहीं। ठीक है। अगली बार आऊंगा क्लास में तो 2 मिनट की मेरी बातचीत उनसे कराना। 2 मिनट की मोबाइल पर उनसे मेरी बातचीत करा देना, ऐसे ही देखो मजा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है चलो बच्चों, बाय बाय। बाय बाय। क्लियर है। मेरी दूसरी क्लास है बेटा। बाय बच्चों, कल मिलते हैं, कल अच्छी क्लासेस हैं।